आज के मुख्य समाचार। लोअर बाजार में अतिक्रमण पर चला नगर निगम का डंडा। शिमला में कराटे चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत। लोअर बाजार में सब्जियों की महंगाई से राहत नहीं। 21 और 22 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25 में शिमला पिछड़ा। सेब बगीचों की कटाई पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी। आपदा पीड़ितों के लिए सरबजीत सिंह बॉबी की पहल। मंडी के छात्रों ने तैयार किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 3 युवक चिट्टे समेत गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। शिमला नगर निगम एमसी ने आज लोअर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए कई दुकानों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन दुकानों को निशाना बनाया जिन्होंने नालियों के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कर रखा था और सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर रखा था। कार्यवाही के दौरान निगम की टीम ने मौके पर ही लकड़ी व लोहे से बनाए गए अतिक्रमण को तोड़कर जब्त कर लिया। कई दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों से बहस की और स्वयं सुधार करने के लिए समय मांगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई छूट नहीं दी। नगर निगम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसा अतिक्रमण पाया गया तो कड़ी कार्यवाही के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नालियों की नियमित सफाई संभव नहीं हो पा रही थी क्योंकि दुकानदारों ने नालियों के ऊपर अस्थायी निर्माण कर रखे थे। यह कदम शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने और जल निकासी को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है। नगर निगम की यह कार्यवाही आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में की जाने की संभावना भी जताई जा रही है। डिपार्टमेंट से ही है सर। दिखाओ आप। नहीं आप ले हम हटाएंगे। आप कपड़े हटाओ भाई। मेरा पहले भी 15 हो चुका। आपने 15 आपकी जो मंशा आता पहले हम आपको नहीं, आप जैसा सबके साथ कर रहे हो वैसे आप भाई। आप मेरी बात नहीं है सर, मेरे अंदर से उठा रहे हो। अंदर से पहले मेरी बात समझ लो। कहाँ से उठाया? अंदर से उठाया सर, ये बाहर नहीं है। आप पहले वेरी क्लियरली सर अंदर से उठाएंगे सर। ये अंदर से उठा नहीं इतना 1-2 इंच का चक्कर नहीं है सर। 1-2 इंच को इतना नहीं करना। ये अंदर से उठाया ना, मुझे रसीद दो। आई वांट रसीद। ऐसा ना हमने ना आपकी हैंकी उठाई, हम आराम से बोले भाई जो चीज नुकसान वाली है हमने पहले बोला। मेरी बात सुनो, आप ले सकते हो, रिसीट इज रिक्वायर्ड। दे दो मैडम इनको रसीद। 6 इंच 2.5 इंच का फटा। दो ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं वो भी दे दूंगा। शिमला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे चैंपियनशिप 2025 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। यह प्रतियोगिता कराटे कौशल को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस मौके पर चैंपियनशिप के चेयरमैन प्रेम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कराटे केवल एक खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम है। यह लड़की लड़कियों दोनों के लिए बेहद लाभकारी है, खासतौर पर आज के समय में जब समाज में शोषण जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में कराटे युवाओं को आत्मविश्वासी बनाता है और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि कराटे का रुझान हिमाचल के बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है और स्कूल स्तर पर भी कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी ने बताया कि वह पिछले 15 साल से कराटे का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इस खेल को सिर्फ शौक के तौर पे नहीं बल्कि भविष्य में करियर के रूप में देख रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही इस चैंपियनशिप में छोटे छोटे बच्चों से लेकर किशोरों तक का उत्साह देखने लायक रहा। यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है और इस बार यह स्टेट लेवल की चैंपियनशिप के तौर पर हो रही है, जिसमें विजेता आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। मैं प्रेम सिंह धरेक हूँ। मैं IAS रिटायर्ड और इस संस्था का
राजौटी की गुजरू कराटे डू एसोसिएशन, इसका मैं चेयरमैन हूँ। कराटे का बेसिक उद्देश्य है, एक, हम मानते हैं कि कराटे से ज़िंदगी बेहतर होती है। गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, और सबसे बड़ा जो हमारा योगदान है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगा कि हम बच्चों को नशे से दूर रख रहे हैं। ये शायद हमारा समाज को, आज के समाज को बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात है, ये हमारा इंदिरा गांधी स्पोर्ट कम्प्लेक्स में स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है और इसमें सभी कैटेगरीज 6-7 से लेकर ऊपर और सभी वेट कैटेगरीज में कंपटीशन हो रहा है। ये आपका स्पोर्ट्स पार्ट है कराटे का। ये 2 दिन की चैम्पियनशिप है और इसमें हम लोग कोई 250-300 बच्चों ने भाग लेना है और इसमें सीनियर इंस्ट्रक्टर भी आएंगे, सीनियर लोग भी आएंगे, सभी तरह की चैम्पियनशिप में होगी। मेडल, सभी के प्राइस, और आपको पता है कि इसमें स्पोर्ट्स में जो है, इसमें जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है वो भी अवेलेबल है, तो इसमें बच्चों को फ़ायदा होगा। देखिए, कराटे में जो जीतेंगे, जो अच्छा खेलेंगे, यहाँ से नेशनल जाएंगे, नेशनल जाके नेचुरली उनका कैरियर तो है ही है। वो चाहे हिमाचल में आपको पता है 3% रिजर्वेशन है ही है, वो अवेलेबल है स्पोर्ट्स पर्सन को। एंड जो कराटे का है वो सभी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स कई आर्मी में चले गए, कई पुलिस में चले गए। शोधान, और आज मैं काता में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज वेल एज इन फाइटिंग। काता हमारा ब्लड ऑफ कराटे है, तो मैं उसी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थैंक यू। इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से था थोड़ा फाइटिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ। तो कराटे थोड़ा बेल्ट वगैरह का अपग्रेड थोड़ा अच्छा लगता है कि बेल्ट अपग्रेड होते हैं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट ऐसे अपग्रेड होते हैं, तो वो इंटरेस्ट रहता है बच्चों को। तो वैसे ही मेरे को भी इंटरेस्ट था, वैसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया तो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। क्या का है टारगेट नेक्स्ट नेशनल्स के बाद, नेशनल तक खेला है अभी, एशिया का टारगेट। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें और इंगेज रहें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, ताकि आगे फ्यूचर सेफ रहे। राजधानी शिमला के सरगीन क्षेत्र में स्पेशल सेल की टीम ने बीती शाम बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविंदर, नवीन और प्रिंस के रूप में हुई है। स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली कि सरगीन में एक किराए के मकान में कुछ युवक नशे की गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए टीम ने बताए गए स्थान पर तबीश दी और तीनों युवकों को मौके से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 6.140 ग्राम चिट्टा, 20 रुपए का अधजला नोट और एक सिरिंज बरामद की गई है। बरामद सामान से यह स्पष्ट होता है कि युवक चिट्टे का सेवन कर रहे थे। स्पेशल सेल के तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर ली गई है। जांच के तहत यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवक चिट्टा कहां से लाते थे और किन लोगों को सप्लाई करते थे। राजधानी शिमला के लोअर बाजार की सब्जी मंडी में इस सप्ताह सब्जियों के दामों में कोई खास राहत देखने को नहीं मिली है। आम उपभोक्ताओं को अब भी महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। जहां पहले 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली सब्जियां अब भी उसी रेट पर बनी हुई है, वहीं कुछ सब्जियों के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच गए हैं। सबसे महंगी सब्जी इस समय मटर है, जो कि 100 रुपए किलो में बिक रही है। हालांकि कुछ गिनी चुनी सब्जियों जैसे कद्दू, तोरी जैसी सब्जियों में हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही है। ये 30 से 40 रुपए प्रति किलो भाव पर बिक रही है, लेकिन बाकी सब्जियों के रेट में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बारिश और परिवहन लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। वहीं ग्राहक लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं सब्जियों के दाम कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। खीरा 1 किलो 50 रुपए, अरबी 50 रुपए, गाजर 50 रुपए, भिंडी 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन 50 रुपए, मूली 40 रुपए, कटहल 60 रुपए। वहीं लोअर बाजार में स्थानीय लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं।
वहीं लोगों का कहना है कि हर हफ्ते महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पहले सब्जी 40 रुपए में मिलती थी, वह उनके लिए अब 60 से 70 रुपए उनके द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। अब तो मटर जैसी सामान्य सब्जी 100 रुपए किलो में बिक रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई जगहों पर सब्जियों की खेती और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर असर पड़ा है। साथ ही ईंधन की कीमतों में वृद्धि और परिवहन लागत बढ़ने के कारण थोक बाजार से माल महंगे दाम पर मिल रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एचपीयू मंडी के छात्रों ने शिक्षा को सभी तक सुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने एक ऐसा ऑनलाइन प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को आधे दामों पर किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट इसी महीने लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को एचपीयू के बीसीए विभाग के छात्र लक्ष्य गुलेरिया, चांदनी ठाकुर, एमसीए विभाग के गौरव शर्मा, मोक्षिका और रीचा ने मिलकर तैयार किया है। उनका उद्देश्य है कि वे उन विद्यार्थियों की मदद करें जो नई किताबें खरीदने में असमर्थ होते हैं। प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एचपीयू और अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके छात्र अपनी पुरानी किताबें आधे दामों में बेच सकेंगे। इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की जा रही है जिस पर पंजीकरण निःशुल्क रहेगा। अब तक प्रदेश भर में 22 विद्यार्थी इस पहल से जुड़ चुके हैं और करीब 80 किताबें देने की पेशकश भी की गई है। छात्रों ने इस पहल को आसान और सुलभ बनाने के लिए एक स्कैनर लिंक भी जारी किया है जिसे स्कैन करके कोई भी व्यक्ति गूगल फॉर्म के माध्यम से किताबों की जानकारी साझा कर सकता है। वेबसाइट पर न केवल किताबें बल्कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र, अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि छात्र भावी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके। वेबसाइट पर तकनीकी कार्य देख रहे गौरव शर्मा और रीचा का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उनका मानना है कि पुरानी किताबों का पुनः उपयोग करने से कागज की मांग कम होगी और इससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी हो सकेगी। यह कोई पहली बार नहीं है जब एचपीयू मंडी के छात्रों ने समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समाधान तैयार किया हो। इससे पहले भी उन्होंने शहर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वेबसाइट्स बनाई हैं। कभी देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाने वाला शिमला इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25 में बुरी तरह पिछड़ गया है। 824 शहरों की रैंकिंग में शिमला को 347वां स्थान मिला है जिससे यह शीर्ष 300 शहरों की सूची से बाहर हो गया है। इस गिरावट से नगर निगम शिमला में हड़कंप मच गया है और निगम ने सर्वेक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम शिमला को कुल 7500 अंकों में से मात्र 4798 अंक ही प्राप्त हो सके। पहले के वर्षों में जहां शिमला टॉप 100 शहरों में शुमार रहता था, वहीं इस बार का प्रदर्शन नगर निगम के लिए निराशाजनक रहा है। शहर की गिरती रैंकिंग को लेकर नगर निगम के डिप्टी मेयर उमा कौशल ने सर्वेक्षण के मापदंडों पर आपत्ति जताई है। शिमला में कई ऐसे मानक शामिल किए गए हैं जो शिमला जैसे पर्वतीय शहरों पर लागू ही नहीं होते। स्वच्छता सर्वेक्षण की इस रैंकिंग ने शिमला की पर्यटन और स्वच्छता की पहचान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है कि यदि ऐसी रैंकिंग लगातार आती रही तो शहर की साख और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण पर जो हमें रैंक दिया गया है तो हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत आंकड़े दिए गए हैं जो कि हमारे को तो पिछली बार अभी तो इन्होंने प्राइज़ दिया है स्वच्छता के लिए और आज ये हमें ये रैंक दे रहे हैं तो इसके लिए हम इनके साथ सहमत नहीं हैं। इन्होंने जो हमें सफाई व्यवस्था डोर टू डोर कलेक्शन के लिए दिए हैं 42%, जबकि 90% कूड़ा जो है वो शहर का उठ रहा है। अगर ये कूड़ा नहीं उठे तो शहर में सफाई व्यवस्था कैसे हो? फिर तो सारे शहर में कूड़ा कचरा फैला होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, देखने को मिलता। और उसके बावजूद इन लोगों ने हमें सूखा गीला कचरे के लिए नंबर दिए हैं, जबकि हमारे 2 दिन रखे गए हैं, मंगलवार और शुक्रवार, जब सूखा कचरा जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है और बाकी गीला कूड़ा हर डेली जाता है।
तो मैं इसलिए इन लोगों से इस बात में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और हम इन आंकड़ों का विरोध करते हैं। हम इसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो भी हमारे को ये आंकड़े आए हैं, किस तरह से इन्होंने ये सर्वेक्षण किया है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो मापदंड किस दायरे में रह के इन्होंने किए हैं, तो हमें उसका भी पता लगना चाहिए कि इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया कि इसमें इतने नंबर देने चाहिए। बिल्कुल, और कल मेयर साहब ने भी इसके लिए एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि जो हमें रैंक दिया गया है हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे जो इस तरह से तो हमारे सफाई कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है, और वो दिन रात ऐसे उसमें भी चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, वो घरों से कूड़ा उठाते हैं और शहर में सफाई करते हैं। हमारा तो शहर वैसे भी पर्यटन नगरी है और पर्यटक लोग बाहर से इसीलिए आते हैं क्योंकि शिमला एक स्वच्छ और सुंदर शहर है, और अगर यहाँ पे इस तरह की गंदगी होगी तो वो लोग यहाँ क्यों आएंगे। लोगों का भी हम देखो कि सेग्रीगेट करते हैं, जो सूखा कूड़ा आता है 17 तो इसमें पंचायतें हैं जिनका कूड़ा हम करते हैं, और ये ठोक वगैरह का कूड़ा भी सारा हमें ही आता है, तो हम इसका जो है वो सेग्रीगेशन में हम इसको डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार कई दिनों की बारिश के बाद शनिवार को मौसम खुल गया है। आसपास में धूप खिलने से सड़कों की बहाली और सेब सीजन की रफ्तार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। खासकर कुल्लू घाटी में करीब एक माह बाद मौसम साफ हुआ है, जिससे प्रशासन और किसान बागबानों ने राहत की सांस ली है। हालांकि राहत के इस पल के बीच चुनौतियां अभी बाकी है। शनिवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत कुल 232 सड़कें बाधित है। इसके अलावा 41 बिजली ट्रांसफार्मर और 56 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित पाई गई है। मंडी जिला अभी भी सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 153 सड़कें और 43 जल योजनाएं बंद पड़ी है। विभागीय टीमें राहत और मरम्मत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है। 20 जून से 18 जुलाई तक यानी इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश को भारी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, 209 लोग घायल हुए हैं, 34 अभी भी लापता चल रहे हैं। 48 लोगों की मौत सड़क हादसों में पाई गई है। 1373 मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है। 941 गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं। 1266 पालतू पशुओं की मौत भी हो चुकी है। साथ ही शनिवार को मौसम खुलने से लोगों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग केंद्र शिमला ने चेतावनी दी है कि 25 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खासकर 21 और 22 जुलाई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के दौरान सेब के पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी है। जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ है, लेकिन सेब के फलों से लदे पेड़ों को काटना अनुचित है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र ही अपील दायर की जाएगी और इसके लिए एडवोकेट जनरल को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने वन भूमि पर रह रहे भूमिहीन परिवारों से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपने पारंपरिक वन अधिकारों को वैध बना सकते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस कानून के तहत अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे आने को कहा है। ये तो एनक्रोचमेंट से जो लोगों को बेदखल किया गया है, उसी में ये जो है बगीचे थे, तो इसमें ये कि हाईकोर्ट ये पानी सारा इन खेतों में इकट्ठा हो जाएगा इन पेड़ों के कारण, और जब पानी ये जब वहाँ से आगे छूटेगा, बर्स्ट होगा, तो नीचे उसके इलाके में इरोजन तो हो गई होगा, साथ में अगर कोई सड़क है, कोई मकान है, वो भी तबाही हो जाएगी। तो एक अंदेशा ये हमें लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के जो है निर्देश थे, उसके बाद जब हमने बैठक ली तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मामले को लेकर कि कम से कम पेड़ जो है ना कटे, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जो आने वाला हफ्ता है उसमें हम अपनी याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपनी
एक अर्जी करेंगे कि ये पेड़ काटने का कोई मतलब हमें जो है इसका फ़ायदा नहीं होना, बल्कि इसका उल्टा ही इसका जो है विपरीत जो है नतीजे आ सकते हैं। FRA का कानून जो है 2006 में देश के अंदर ऐतिहासिक और एक क्रांतिकारी, अगर जो लोग वन भूमि पे आश्रित हैं उनको कानूनी उनका हक देने के लिए ये कानून बना। ये कानून 2008 में पूरे देश में लागू हुआ है। इसमें यह है कि 2005 से दिसंबर 2005 से पहले कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार जो है पिछले जैसे जो गैर जनजातीय क्षेत्रों में तो 3 दशक तक का है, अगर वो वन भूमि के ऊपर किसी भी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो वो जो है अपना क्लेम फाइल कर सकता है। क्लेम फाइल करने के लिए प्रोसेस बना हुआ है और ग्राम सभा का अनुमोदन होना है। एक विभिन्न चरणों पर ये दरख्वास्त जाएगी और ग्राम सभा का अनुमोदन हो जाता है और उसका जो है पात्र व्यक्ति है, वो जो पात्रता की उसमें शर्तें रखी गई है, उसमें आपको सबूत भी देना है। सबूत तो जो है बहुत सख्त नहीं है, सबूत सिर्फ ये चाहिए कि 2 गांव के बुजुर्ग बताएं कि इस वन भूमि पर जिसका दावा कर रहा है उस पर अगर उसका जीवन आश्रित है तो वो जो है उसके लिए पात्र है। तो इसके तहत 5 बिस्वा या 5 बीघा नहीं है, अगर ग्राम सभा अनुमोदन करती है और प्रूफ करता है, दावा करता, 50 बीघे तक वन भूमि का जो है उसको मालिकाना हक देने का कानून है। तो इस कानून को जो है लोग थोड़ा गलत उससे जो इसका व्याख्या कर रहे हैं और जो लोग पात्र हैं उनको इसका मुफाद होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमने जो है सब डिवीजन लेवल पर इतनी विभिन्न कार्यशालाएं लगाई है, बहुत सारे जिलों में लोगों ने इसका मुफाद उठाना शुरू किया है। खासकर जनजातीय क्षेत्र के मैं अगर किन्नौर में कहूँ तो 500 से ज़्यादा हमने इसी कानून के तहत लोगों का दावे जो है फाइनल करके उनको पट्टे बांध दिए हैं। इसी तरह से पोंग डैम में, इसी तरह से अन्य जो है चंबा है, पांगी बर्मोर है, सब जगह हो रहे हैं। तो इसका जो है लोगों को जो है इस कानून का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप पात्र हैं तो आपको जो है वन भूमि के ऊपर, चाहे आपका मकान बना है, चाहे आपका बगीचे बने हैं, अगर आप पात्र हैं और अगर आप साबित करते हैं तो आपको मालिकाना कमेटियां बनी है गांव के अंदर, उन सबको एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। उसके बावजूद अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। समाज सेवी सरबजीत सिंह ने मंडी जिले में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक नई पहल की है। उनकी संस्था ने जमीनी स्तर पर काम कर रही स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से एक फॉर्म सिस्टम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिनके माध्यम से जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें सहायता दी जाएगी। यह कदम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पारदर्शिता और तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरबजीत सिंह ने बताया कि इस मुहिम के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री, मंडी की सांसद कंगना रनौत से भी अपील की है कि वे अपने स्तर पर आगे आकर इस राहत कार्य में योगदान करें और जनता की मदद के लिए संसाधन जुटाए। आज का वही मुद्दा है हमारा कि जो मंडी में हमारे एक बहुत भयानक बाढ़ आई है, उसके संदर्भ में मैं अभी मंडी गया भी था, वहाँ जाकर स्थितियाँ देखी और मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर काफ़ी मदद की ज़रूरत है। हमने अपने स्तर पर 6 तारीख को वहाँ पर मदद के लिए 2 गाड़ियाँ, राशन की, कंबल, ब्लैंकेट सब कुछ भिजवाया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद 15 और 16 जुलाई को मुझे पता चला कि वहाँ पर और सारी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब मुझे ये सब कुछ वहाँ खुद अपनी आंखों से देखने का एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने देखा कि और भी काफ़ी बड़े स्तर पर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो मेरी संस्था ने वहाँ पर डिसाइड किया कि हम लगभग फौरी तौर पर 50 लाख रुपए की मदद वहाँ पर देंगे और जिसके लिए हमने एक फॉर्म को डिज़ाइन किया और वो फॉर्म हमने जयराम ठाकुर जी, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता विपक्ष हैं, उनको दिए हैं और वो हर फॉर्म पर 25,000 रुपये देने के लिए हम कमिटेड हैं। 75 फॉर्म मैंने वहाँ की 25-25 3 अलग NGOs को दिए और 25 फॉर्म वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिए। जैसे वो फॉर्म हमारे पास भरकर आ जाएंगे, उस फॉर्म में सारी डिटेल है, जिस परिवार का मकान बहा है उसको किस प्रकार की आर्थिक सहायता चाहिए
उसके मकान का नुकसान हुआ है या क्या हुआ है, उसका अकाउंट डिटेल्स, उसका आधार कार्ड, ताकि वो एक रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास आ जाए। और विशेष तौर पर उन लोगों को हम मदद देंगे जिनके पूरे मकान बह गए और उनका कोई भी मकान सड़क पर नहीं बचा, क्योंकि कुछ लोगों के सड़क के ऊपरली तरफ भी मकान है। हम कोशिश करेंगे कि वो पैसा अगले हफ्ते तक सबके अकाउंट में पहुंच जाए, जैसे हमारे पास फॉर्म आते हैं। जयराम ठाकुर जी के कुछ साथियों के साथ मेरी कल बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सोम मंगलवार तक मुझे फॉर्म पहुंचा देंगे, जिसकी एक कॉपी वहाँ थुनाग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगी ताकि कोई डबलिंग ना हो। उसके अलावा मैंने सबको और आग्रह किया कि जो मैंने 75 लाख और इकट्ठा करना है कमिटमेंट, क्योंकि मैंने 1,25,00,000 की की है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। और उसके लिए आज मैंने अपने स्कैनर्स, अकाउंट डिटेल्स सबको भेज दिए हैं। और उसके लिए मेरा बड़ा आसान सा एक मोबाइल नंबर है 94 180 61,000। कोई भी मुझे व्हाट्सएप करके वो अकाउंट नंबर और स्कैनर ले सकते हैं, जिसकी बाकायदा रसीद इशू हो। रही बात वहाँ पर पॉलिटिकल बयानबाजी की, तो मैंने अपनी बहन को वहाँ पर आग्रह किया है, जो एक बहन वहाँ पर बोल कर आई है कि उसके पास कैबिनेट नहीं है या कोई ओहदा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो प्रयास करे तो वो अपने स्तर पर लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है। बहुत सारे माध्यम होते हैं पैसा इकट्ठा करने के। कल मेरी रघुवंशी जी से भी बात हुई है, कुलदीप शर्मा जी से बात हुई है, विक्की चौहान से भी बात हुई है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी भी सेवाएं लेकर एक शो अगर पीटर हॉक में पॉसिबल हो, जिसमें क्राउड फंडिंग करके 1 करोड़ तो बड़े आराम से इकट्ठा हो सकता है, और भी प्रयास किए जा सकते हैं। मेरी संस्था ने आज कोशिश की है कि दिलजीत दोसांझ को संपर्क करने की, सिद्धू मूसेवाला की फैमिली से, और भगवंत मान को भी हमने संपर्क करने की अभी कोशिश की है। मैं अभी इतना ही कहूँगा कि मैंने प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्योंकि घर में आग लगी है। घर की आग को बुझाने के लिए कभी कभी बाल्टी चाहिए होती है, मग्गा चाहिए होता है। हमेशा आप फायर ब्रिगेड की वेट नहीं कर सकते। अपने स्तर पर मैंने कोशिश शुरू कर दी है।